हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो बिल्कुल आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, क्योंकि आप सबकी नौकरी का सवाल है। जैसा मैंने आप सबको कहा था कि मैं 1 जनवरी से आपकी हिंदी की क्लास शुरू कर दूंगा, और जैसा कि मैंने कर भी दी है, आपके पास वीडियो पहुंच भी गई है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी के ऊपर। और हिंदी में जो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है वो टॉपिक है, जैसा आपके पीछे लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला या वर्ण विचार। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप पहले वर्णमाला मत पढ़ाना, पहले आप साहित्य पढ़ाना, ये पढ़ाना वो पढ़ाना। देखो भाई, अगर आप मूल को ही नहीं समझेंगे ठीक से तो आप हिंदी आगे क्या पढ़ेंगे। और दूसरी बात है, अभी आपके कुछ एग्जाम्स हुए थे पुलिस के, उनमें अगर वर्णमाला से प्रश्न नहीं पूछा गया तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपसे और आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो पूरी हिंदी है, ये इतने अच्छे लेवल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप सिविल सर्विस तक के एग्जाम में बैठ जाना, आपका क्वेश्चन आउट नहीं जाने वाला। तो चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम दो, आप पुलिस का एग्जाम दो, या आप टेट का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी भर्ती जिसमें हिंदी आती है उसका आप एग्जाम दे रहे हैं, तो यहां से बाहर आपका जाना बहुत मुश्किल है। तो जो हम वर्णमाला है उसको एक भाग में कवर नहीं करने वाले, उसको हम 3 भाग में कवर करेंगे। देखो, आज जो पहला भाग है जो आप देख रहे हैं, इसमें हम वर्णमाला के बेसिक तथ्यों को देखेंगे कि वर्ण किसको कहते हैं, वर्णमाला क्या है, फिर उसके बाद कितने वर्ण होते हैं, लिपि क्या होती है, लेखन के आधार पर कितने हैं, उच्चारण के आधार पर संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं, तथा उनका उच्चारण मैं आपको बताऊंगा। आप आज तक मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ठीक से उच्चारण भी नहीं करना जानते अक्षरों का। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस सब आपके पास आती रहेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, रिलैक्स होकर बैठ जाओ, आराम से सुनो, देखो, समझो। तो हिंदी वर्णमाला या वर्ण विचार बात एक ही है, और क्योंकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी की वर्णमाला और वर्ण विचार की बात करेंगे। देखो, वर्णमाला को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट में A to Z होते हैं, तो इसी तरह से हिंदी में होती है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या चीज होती है, तो आपसे अगर परीक्षा में पूछेगा डायरेक्ट, तो आपको बोलना पड़ेगा कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह। कैसा? क्रमबद्ध समूह। कि वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह, एक क्रम में जब वर्ण लगे हुए हैं और उससे जो समूह तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला। पेपर में पूछे डायरेक्ट बोल देना कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह है क्या, वर्णमाला। उसके बाद वर्ण और अक्षर क्या होता है। जब पहली बात ये क्लियर होगी कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह, तो एकदम से दिमाग में क्वेश्चन टकराएगा कि भाई वर्ण क्या चीज होती है। और वर्ण का ही पर्यायवाची होता है अक्षर, वर्ण का ही पर्यायवाची होता है अक्षर। तो अक्षर क्या चीज है और वर्ण क्या चीज है, तो इसकी 2 परिभाषा मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है। पहली परिभाषा जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते भी हैं, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्या है, वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको क्या कहते हैं, ध्वनि, जिसको क्या कहते हैं, ध्वनि। और उसी ध्वनि को क्या कहते हैं हम, वर्ण या अक्षर। क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर। तो परीक्षा में पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है या भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा वर्ण या अक्षर। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि क्या कहलाती है, ध्वनि। और उसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, वर्ण या अक्षर। या सीधे सीधे आप बोल लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है उसी को वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्लियर होगी बात, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ध्वनि को भी गायब करना चाहते हैं तो यहाँ पे सीधे ऐसे बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या अक्षर। वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज होती हैं। अक्षर शब्द का अर्थ मैं आपको समझाऊंगा अगली परिभाषा में। और कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि भाषा की, हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा सबसे छोटी ध्वनि है वर्ण या अक्षर। और कई बार पूछ लेता है कि हिंदी भाषा की जो इकाई है वो क्या है, ध्वनि है, और उस ध्वनि का नाम क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा वर्ण या अक्षर। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, थोड़ा टिपिकल है, पर आप 1-2 बार ध्यान से सोचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात।
उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण इसकी परिभाषा है वह है मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि। मुख से निकलने वाली जो सबसे छोटी ध्वनि है और जिसके खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते। देखो मैंने यहाँ पे ये क्रॉस का निशान लगा दिया कि खंड नहीं किए जा सकते। तो वर्ण या अक्षर क्या है? मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब खंड नहीं किए जा सकते, तोड़ा नहीं जा सकता, इसका अर्थ आप यहां से समझिए। जैसे कि हम स्वरों में बात करते हैं, स्वर में सबसे पहला स्वर क्या है? अ। सबसे पहला स्वर है अ। और एक हम शब्द लेते हैं, कोई शब्द ले लिया हमने, राम, शब्द ले लिया राम। तो राम में क्या है? राम में दो वर्ण हैं, रा और म, रा और म। तो आप राम को रा और मा में तोड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं खंड करना। रा और मा में आप तोड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं खंड करना। पर अगर आपसे पूछा जाए कि र के भी खंड कीजिए, हालांकि र के खंड हो जाएंगे, र अलग हो जाएगा, क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों के आधार पर ही बोले जाते हैं। आधा र हो जाएगा और प्लस में अ लग जाएगा, ये तो व्यंजन की बात है। पर हम सीधे पहले स्वर की बात करें तो आप अ देखिए, अ को आप तोड़ सकते हैं क्या? तो हम आ को नहीं तोड़ सकते। तो दूसरी परिभाषा इसकी क्या हो जाती है कि मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको कहते हैं वर्ण। अब इसी अक्षर जो दूसरा इसका नाम है, जो इसका निक नेम है वर्ण का, तो इसके संदर्भ में देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? अक्षर। अ कब लगाते हैं? अ हम हिंदी में नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। क्षर, जो क्षर शब्द आया है, ये क्षर, इसका अर्थ, इसका पूरा शब्द है क्षरण। क्षरण होना मतलब टूटना, क्षरण होना मतलब टूटना। और अ उसके सामने लग गया है अक्षर, जो टूटता ना हो, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसको बोलते हैं अक्षर। ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो वर्ण या अक्षर क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, या सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है उसको वर्ण और अक्षर कहते हैं। और दूसरी बात है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसको वर्ण कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात, अब लिपि के बारे में बात करते हैं। स्क्रिप्ट, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट क्या होती है? लिपि क्या होती है? भाषा का जो लिखित रूप होता है। देखो भाषा दो तरह से व्यक्त की जाती है, या तो आप बोलोगे, अब देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये मेरे मुख से जो निकल रही है ये भी भाषा है। पर जब मैं इसको लिखकर व्यक्त करूंगा, इसको कागज पे, दीवार पे, धरती पे, कहीं भी, पत्थर पे, पेड़ पे, जहां भी लिखना चाहूँ, लोग तो आसमान पे भी लिखते हैं भाई, इश्क में ऐसे ही रहते हैं लोग, आसमान पे भी लिखने लगते हैं, ऐसे देखने लगते हैं। तो कहीं भी आप इसको लिखो, तो जब भाषा का लिखित रूप सामने आए इसको लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आप सबको पता है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मैंने आपके लिए लिख दिया है, देखो जो हिंदी और संस्कृत है, देखो संस्कृत नहीं होता, वो संस्कृत है, क्योंकि इसमें रीरी की मात्रा है नीचे, रीरी की। तो आप अपना उच्चारण सही करने का प्रयास करें, खाली आप इसको याद मत करें, आप यहाँ से सीखें भी कि बोलने का तरीका क्या है। तो हिंदी और संस्कृत जो भाषा है उसकी लिपि, मतलब हिंदी और संस्कृत भाषा को लिख के जिस लिपि में व्यक्त किया जाता है उस लिपि का नाम है देवनागरी। आपको याद रखना है। दूसरी बात है, जो आप अंग्रेजी भाषा हम लिखते हैं, बोलते हैं, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी लिपि क्या है? जो हम लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा राम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, तो जो जिस लिपि में मैंने ये राम लिखा है, RAM ये करके लिखा है, इस लिपि का नाम है रोमन लिपि। कौन सी? रोमन स्क्रिप्ट है। रोमन स्क्रिप्ट, जिसमें आप अपने बाबू सोना को लिखते हो कि बाबू ने खाना खाया, उसमें व्हाट्सएप पे आप लिखते हो बाबू ने खाना खाया, आप तो उतले भी हो जाते हो, तो वो सब चीज़ आप लिखते रहते हो, तो वो रोमन में ही लिखते हो आप, हिंदी को रोमन में करके लिखते हो। जैसे मैं यहाँ लिख के बताऊँ, बाबू ने खाना खाया, ये सब मजाक के लिए, आपको समझाने के लिए, जिससे आपका थोड़ा सा कक्षा में मन भी लगा रहे, चीज़ें समझ भी आते रहे। तो अंग्रेजी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम है रोमन। और जो उर्दू भाषा है, जो बहुत तहजीब की भाषा मानी जाती है,
उत्तर प्रदेश की पहली जो राजकीय भाषा है, मतलब कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी है, और उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजकीय भाषा है वो उर्दू है, आपको पता होना चाहिए। और उर्दू को जिस भाषा में, उर्दू को जिस लिपि में व्यक्त किया जाता है उस लिपि का नाम है फारसी, आपको याद रखना है। इसी तरह और भी ले सकते हैं आप हम पंजाबी लिखते हैं, अब पंजाबी जो बोलते हैं लिखते हैं उसका जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। आपने देखा होगा, आप में जो पंजाबी जानते होंगे, पंजाबी लिखना जानते होंगे, तो जिस लिपि में पंजाबी लिखी जाती है उसका नाम है गुरुमुखी। तो आई थिंक आपको लिपि समझ में आ गई होगी। अब हम सीधे बात करते हैं कि गिनती की बात करते हैं। गिनती कितनी गणना है, कितने हैं, कितने वर्ण हैं टोटल मिला के। तो मानक जो वर्णमाला, मानक मतलब जिसको मान्यता प्राप्त है, मानक वर्णमाला में जो वर्णों की अक्षरों की गिनती है वो दो प्रकार से होती है। ध्यान से सुनिएगा, वो दो प्रकार से होती है। एक हो रही है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये आपको ध्यान रखना है, उच्चारण के आधार पर हो रही है। और मैं इधर आ जाता हूं, उच्चारण के आधार पर जो गिनती हो रही है उसमें है टोटल 45 वर्ण। कितने? 45 अल्फाबेट हैं, 45 वर्ण हैं, और उन 45 वर्णों में हैं 10 तो स्वर हैं। कितने हैं? 10 तो स्वर हैं, और 35 हैं व्यंजन। स्वर इंग्लिश में वोवेल होता है और व्यंजन होता है कॉन्सोनेंट। तो उच्चारण के, अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, आपसे परीक्षा में इसी तरह पूछेगा कि हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको बोलना पड़ेगा 45। कैसे कैसे? 10 तो हैं स्वर और 35 हैं व्यंजन। 10 हैं स्वर, 35 हैं व्यंजन, ये आपको याद रखना उच्चारण के आधार पर। और दूसरा जो आधार है वो है लेखन के आधार पर, मतलब जो हम लिख रहे हैं। अब बोलने में और लिखने में अंतर होता है। देखो, इंग्लिश को बोलना आसान है और लिखना मुश्किल है, जबकि इंडिया में ही ये उल्टा समझा जाता है कि भाई मैं लिख तो दूंगा पर मुझसे बोली नहीं जाती, भाई मुझे स्पीकिंग करना सिखाओ, भाई मुझे स्पीकिंग करना सिखाओ। देखो, भाषा को बोलना आसान होता है, भाषा को लिखना बड़ा जटिल होता है। अगर भाषा को लिखना आसान होता तो आपके जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें भाषा का अलग ही पेपर होता है, अलग ही हिंदी का पेपर होता है जो मेंस का एग्जाम होता है। तो और निबंध लिखना होता है। आपको बोल दिया जाए कि गाय पर कोई निबंध लिखो तो आप सुना दोगे 2 सींग होते हैं, 2 पैर होते हैं, 4 थन होते हैं, पूंछ होती है, पता नहीं क्या क्या बता दोगे। पर जब गाय के ऊपर एक विस्तृत निबंध लिखने की चर्चा आएगी या बात आएगी तो आप कुछ पंक्तियां लिख के आपका दिमाग शून्य हो जाएगा, क्योंकि भाषा में सोचना कठिन होता है। तो इसलिए लेखन के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं और लेखन के आधार पर ये हो जाते हैं 52, जिनको जनरली माना जाता है कि हिंदी भाषा में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहीं रोकते हैं इसको। लेखन के आधार पर हैं 52 और उच्चारण के आधार पर 45। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे एज इट इज पूछेगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा बार बार रिवाइज करके याद कर लीजिए कि देवनागरी में वर्णों की संख्या कितनी है। देवनागरी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बोल देना खाली 48। कितना बोल देंगे आप? 48 बोल के चुप हो जाएंगे। इससे आगे आपसे आगे पीछे कुछ नहीं पूछने वाला, सीधे आपसे पूछेगा देवनागरी में वर्णों की संख्या कितनी है, आप बोल देना 48। दूसरी, अब उच्चारण, मानक वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर है 45, ये आपको थोड़ा आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। 45 हैं, 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं, और लेखन के आधार पर हैं 52। कितने हैं भाई? 52। तो इसमें कितना देखो, 13 तो स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन है। कितने हैं भाई? 4 संयुक्त व्यंजन है। देखो, 35 व्यंजन यहां भी यही है और यहां भी यही है। अब देखो, यहां पे 10 स्वर हैं, उच्चारण के आधार पे 10 स्वर है, जबकि लेखन के आधार पर कितने स्वर हो गए? 13। यहां पे 3 की वृद्धि हुई। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन है 35 और लेखन के आधार पर भी कितने हैं? 35, और प्लस जो हो रहे हैं यहां पे 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या चीज होते हैं? नाम से पता लगता है, संयुक्त, संयोग होना, यानी कि जब 2 व्यंजन आपस में जुड़ जाते हैं, उनसे किसी तीसरे व्यंजन की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना आप। तो आई थिंक आपको बात क्लियर होगी। उच्चारण के आधार पर 45 है, 10 स्वर, 35 व्यंजन, और लेखन के आधार पर 52 है,
13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका आप उच्चारण पे भी ध्यान देना, उच्चारण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ये भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम स्वरों की चर्चा कर लेते हैं। देखो अब मैं आपको दोनों आधार पे बताऊंगा। जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखे हैं, जो व्यंजन मैंने ब्रैकेट में कर रखे, सॉरी जो मैंने स्वर ब्रैकेट में कर रखे हैं, इसका मतलब ये लेखन के आधार पर हैं, और जो खाली लिखे हुए हैं वो उच्चारण के आधार पर हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा हैं, जो 13 यहाँ पे बढ़े ना, उन 3 को मैंने ब्रैकेट से दिखा दिया है, आप ध्यान से समझना। अब देखो स्वर है, इनके उच्चारण पर भी आपको ध्यान देना है। ये है अ, क्या चीज है अ, उसके बाद ये है आ, थोड़ा सा उस समय ज्यादा लेगा। लोग बोलते हैं ए का नार, आ का आम, ये भाई ये बच्चों को सिखाने के लिए होता है। तो एक चीज और भी बताऊंगा, यदि आप टीचर बनने की तैयारी में हैं या देश के भविष्य को आप शिक्षित करने की तैयारी में हैं, तो एक गलती कभी ना कीजिएगा। एक चीज ध्यान से समझिए, ये है अ, ये है आ, ये है ई, इसको बोलते हैं छोटी। छोटी वो बच्चों को सिखाने के लिए हो सकता है, पर आप बच्चों को ये चीजें न सिखाएं, आप सीधे बच्चों को इनका डिफरेंस समझाएं। क्या चीजें देखो, इसमें आपको जब मैं कल स्वर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर बताऊंगा। तो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ध्यान से समझें आप, ह्रस्व स्वर में जितना समय लगता है उससे अधिक समय जिन स्वरों में लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आप यही कंपैरिजन देखो, ये है अ और इसके आगे जाते ही आ, तो आप दोनों में डिफरेंस करो। अगर अ 1 सेकंड में बोला जा रहा है तो आ बोलने में आपको 1.5 से 2 सेकंड लगेगा। तो आगे देखो अ, उसके बाद ये आ, उसके बाद ये ई, उसके बाद ये जो अगला स्वर है ये है ई, ई ई, उसके बाद ये है ऊ, उसके बाद अगला है ऊ। ये थोड़ा सा और ज्यादा समय लेके आएगा, थोड़ा समय लेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो है ये स्वर है, ये लेखन के आधार पे, देखो मैंने बोला था कि उच्चारण के आधार पर 10 हैं, तो उच्चारण के आधार पर जो 10 हैं उनको मैंने ऐसे ही लिखा है, और लेखन के आधार पर जो 13 बढ़ गए हैं, लेखन के आधार पर जो 13 बढ़ गए हैं उनको, उनमें 3 जो बढ़े हैं उसमें ये देखिए री अंग आ, री अंग आ, ये अलग से दिखा दिए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अ आ ई ऊ री, उसके बाद ये है ए, ये है आई, ये है ओ, औ, अंग आ, अंग आ, क्योंकि देखो उसमें विसर्ग लगा हुआ है बाद में, तो विसर्ग में लगा रहता है तो उसको थोड़ा खींच के बोलते हैं आह, ऐसे बोलते हैं आह। तो इस तरह आपको ध्यान देना है। तो ये पूरे के पूरे कितने स्वर हैं मैंने आगे लिख भी दिया, 10 + 3, और ये ब्रैकेट में करके दिखाया, इसका मतलब लेखन वाले 3 बढ़े। तो स्वरों की संख्या कितनी हुई? 13 हुई। स्वरों की संख्या कितनी हुई? 13 हुई। और अगर अलग अलग पूछेगा उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं तो 10, लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं तो 13। अब बात कर लेते हैं व्यंजन की। इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अलग अलग भाग में। जो कल आपको कक्षा मिलेगी उस कक्षा में हम खाली स्वरों की चर्चा करेंगे। जो उससे अगला भाग वर्णमाला का मिलेगा उसमें व्यंजन की चर्चा करेंगे। अब देखो व्यंजन में ये 5 वर्ग हैं, ये आपको याद रखने जरूरी हैं। अगर आपको याद नहीं होते तो आप सिंपल कैसे याद करो, ऊपर से नीचे इनका क्रम याद कर लो। क च ट त प, कचट तप, ऐसे आप याद कर लो। और उसके बाद फिर आप थोड़ा बोल बोल के अभ्यास करो तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला कौन सा है? क वर्ग है, उसके बाद च वर्ग है, उसके बाद ट वर्ग है, उसके बाद त वर्ग है, उसके बाद प वर्ग है। आप ध्यान से समझना, कुछ अच्छी चीजें भी इसमें आपको मैं बताने वाला हूं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। अगर आप इस सबको ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो क वर्ग में 5 व्यंजन आ रहे हैं। तो ये आप हम बोलते हैं कै खे गे, ये नहीं होता। अगर आप कै खे के, अब व्यंजन किसको बोलते हैं? जो स्वरों के आधार पर, जिनमें स्वरों का सहारा लिया जाता है और तब उनका उच्चारण किया जाता है, उनको बोलते हैं व्यंजन। इनका सही उच्चारण मैं आपको बता रहा हूं। क वर्ग में ये है क, फिर है ख, फिर है ग, फिर है घ, और सबसे ज्यादा जो शिक्षकों ने गलती कर रखी है ना भाई, वो है अण खल्ली। ये अण खल्ली नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, ये अण खल्ली नहीं है। इस वर्ण का भी अपना एक उच्चारण है, एक प्रोनाउंसिएशन है, वो है अंगा।
क्या चीज है? अंग। क ख ग घ अंग, अंग ऐसे। तो कवर्ग में ये पांच हुए, क ख ग घ अंग। अब उसके बाद चवर्ग, चवर्ग में है च छ ज झ, और इसका मैक्सिमम लोगों को उच्चारण पता नहीं होता है, पर फिर मैं आपको बताता हूं, ये है इया। क्या चीज है? इया। च छ ज झ इया। इसको भी अणे खल्ली पढ़ाया जाता है, इसको भी अणे खल्ली, इसको भी अणे खल्ली, और अड़, ये जो अणा है अणा, इसको भी अणे खाली, ये तीनों को अणे खाली पड़ा। अब बताओ कैसे बच्चा डिफरेंशिएट करेगा? ये कितनी बड़ी शिक्षकों की गलती है कि वो अपनी गलती को छुपाने के लिए बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अणा, ट च ट ठ ड ढ अणा। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे ड और ढ को फिर से लिख दिया है, तो ये वाला नहीं है। देखो इसमें बिंदी की कमी है, यहाँ पे जो ये ड है, ये ढ है, इसमें बिंदी नहीं है, जबकि इसमें यहाँ पे बिंदी लगी हुई है नीचे। आपको इसको विशेष रूप से देखना चाहिए। ये जो दो अक्षर, ये दो जो अक्षर, ये दो जो वर्ण अलग से हैं, इनको द्विगुण व्यंजन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछ लेगा कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा अड़ और अढ़। ये है ड और ढ, दोनों में अंतर समझिएगा। ये है ड, ये है ढ, और ये है अड़ और ये है अढ़। बिंदी लगते ही ये द्विगुण हो जाते हैं। तो आपसे पेपर में पूछेगा द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा अड़ और ये अढ़, अड़ और अढ़। अब देखो दोनों में अंतर दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहां पे लिखा है पहाड़ और यहां पे लिखा है डमरू, तो दोनों में ड जैसी आकृति जो ऊपर बनी हुई है, पर इसका उच्चारण ड वाला नहीं आ रहा, इसका आ रहा है पहाड़। अड़ की सेंस आ रही है, आप बोल के देखिए पहाड़। तो ये यहाँ पे द्विगुण व्यंजन यूज हुआ है, जबकि डमरू और पहाड़, तो इसमें अड़ यूज हो रहा है, यहाँ पे डमरू यूज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है अढ़, ये क्या है? अढ़, यहाँ पे है ढ और यहाँ पे है अढ़। तो अढ़ में देखिए पढ़ना नहीं, पढ़ना, तो उसमें अड़ लगा हुआ है, यहाँ पे पढ़ना में अड़ लगा हुआ है, जबकि ढक्कन। आप दोनों चीज बोल के देखो, आपको अंतर अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप साइंटिफिक तरीके से उच्चारण सही करते हुए बोलेंगे तो आपको एक एक चीज मेरे भाई क्लियर हो जाएगी। तो ये द्विगुण व्यंजन है। तो कवर्ग के साथ कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसमें 5 मिला के 25 हो जाते हैं और 2 27। ध्यान रखना आप, हमने ऊपर क्या पढ़ा है? लेखन के आधार पर 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है। मैं काउंटिंग भी करके बता रहा हूं आपको। 25 तो ये हो गए यहाँ पे, और ये अढ़, वो अढ़ और अढ़, ये मिला के 25 2 27 हो गए। अब उसके बाद जो अगले व्यंजन आए, वो व्यंजन आए अंतस्थ व्यंजन। क्या आए? अंतस्थ। अंतः का मतलब होता है बीच में, अंतः का मतलब होता है बीच में, और स्थ का मतलब होता है स्थित, बीच में स्थित। किसके बीच में स्थित भाई? किसके बीच में स्थित? ये जो हैं, ये जो 5 वर्ग कहलाते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों में आपको पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करो। ये जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों के पांचों व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और उसके बाद जो व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजन है, उसके बाद ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजनों के अंतस्थ के बीच में जो स्थित हैं, उनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये कितने हुए? 4 ये हुए। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। 25 और 2 27 हमने यहाँ पे काउंट कर लिए, आप गिनते जाना। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, 4 ये हो गए। अब उसके बाद जो अगले व्यंजन आते हैं वो आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनको उच्चारण करते हुए मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है, आपको हीट फील होगी। वे व्यंजन कैसे व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इनके उच्चारण पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। देखो पीछे से आपको उच्चारण बताता आ रहा हूं। इनका उच्चारण है श, शलजम वाला श, शरीफे वाला श, और उसके बाद ये है क्ष,
ये कहां से बोला जाता है? ये बोला जाता है मूर्धा से। कहां से बोला जाता है? मूर्धा से। देखो जो आपके मुख की छत है ऊपर, जिसमें आप जीभ लगाते हैं, उसके दो भाग हैं। आगे वाला भाग जहां पे आप जीभ लगाते हैं, लगा के देखिए, जो जहां पे आप जीभ इजीली लगा पाते हैं, ये है तालु, और पीछे का जो भाग है वो है मूर्धा। तो ये जो क्ष है, ये सॉरी, ये श है, क्ष नहीं, ये श है, ये पीछे से बोला जाएगा श, ये पीछे से बोला जाता है क्ष। तो श, श, और ये है स, जो सरिता वाला स, सरिता वाला स। फिर उसके बाद ये है ह। तो उस व्यंजन में क्या आया? श, श, स और ह। तो कितना हुआ देखो, 27 और 4 कितना हो जाता है? 31। 31 और 4 कितना हो जाता है? 35। तो अब तक हमने देखो 13 तो ये काउंट कर लिए और 35 व्यंजन काउंट कर लिए। उसके बाद जो आखिरी बचे वो 4 संयुक्त व्यंजन बचे। संयुक्त व्यंजन के 2 जब जुड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो मैंने अड़, अढ़ और अण बताया, सॉरी, ये जो अड़ और अढ़ बताया, इसमें जो नीचे बिंदी लगी हुई है, ये जो बिंदी, इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं भाई? नुक्ता। तो नुक्ता जब लग जाता है तो ये जो ढ है वो अढ़ में बदल जाता है, और जो ढ है वो अढ़ में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी इससे संबंधित एक बात आएगी, वो आपको क्लियर करने वाला हूं मैं आपको। अब संयुक्त व्यंजन कितने? 4 हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, उसमें है क्ष, त्र, ज्य और श्र। देखो अब आप एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पे बताता हूं। देखो अगर आपको क लिखना है तो आप ऐसे लिख देंगे। अगर आपको आधा क लिखना है तो उसको लिखने के 2 तरीके, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप पूरा क लिख के उसके नीचे हलंत लगा दीजिए। ऐसे बिंदी, ए जो डंडा लग जाता है इसको बोलते हैं हलंत। ये डंडा लग जाता है इसको हलंत बोलते हैं, बिंदी लग जाती है उसको नुक्ता बोलते हैं, और पीछे 2 बिंदी लग जाती है इसको विसर्ग कहते हैं। तो आप किसी भी वर्ण के नीचे, व्यंजन के नीचे अगर आप हलंत लगा देंगे तो आधा माना जाएगा। अब देखो ये क्ष है, बोलने से ही पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें क और क्ष में, ये क और श मिला है, तो देखो क और श दोनों लेना है तो अपना आप ही आएगा क्ष। तो पहले वाला जो व्यंजन होता है वो आधा होता है, हलंत लगा हुआ है, तो ये है क्ष। उसके बाद अगला जो है त्र, त्रिशूल वाला त्र, उसमें क्या है? ये आधा त और र है, त्र है। उसके बाद जो ज्ञ है, ये क्या है? ज्ञ, ये ज्ञ है, ज्ञानी वाला ज्ञ होता है, तो ये ज्ञ है, इसमें आधा ज है और इ है बाद में, तो इ की सेंस आएगी, इ का उच्चारण आएगा। और उसके बाद ये है श्र, ये है श्र, श्रीमान वाला श्र, तो इसमें श है और र है, श इसमें आधा है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो संयुक्त व्यंजन है उसमें जो पहला वर्ण होता है वो कैसा होता है? पूर्ण होता है या अर्ध होता है? तो आपको बोलना पड़ेगा अर्ध होता है, और बाद वाला पूर्ण होता है। देखो हलंत सब के नीचे लगा हुआ है। अब आखिरी बात जो बताने वाली है वो ये है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां, देखो ध्वनि का सब, देखो ध्वनि बोलो, वर्ण बोलो, अक्षर बोलो, तीनों एक ही बात है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है। या आप ऐसे बोल लो कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है जिसे ध्वनि कहते हैं, उसी के अन्य नाम वर्ण हैं और अक्षर हैं। यानी कि अक्षर, ध्वनि और वर्ण ये तीनों के तीनों पर्यायवाची हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो आगत ध्वनियां, आगत मतलब आई हुई, किसी अन्य भाषाओं से जो हमारी हिंदी भाषा में आई हुई ध्वनियां हैं उनको आगत ध्वनि कहते हैं। आगत आई हुई ध्वनियां हैं। तो आई हुई ध्वनियों में दो भाषाओं से आई हुई ध्वनियों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली अरबी और फारसी भाषा से आई हुई ध्वनि है, वो है ज और फ। देखो ज के नीचे अगर नुक्ता लग जाएगा तो हो जाएगा ज हो जाएगा, है ना। देखो एक तो होता है सजा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, अगर आपने देख लिया हो तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इससे मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊँ। देखो एक तो लिखा है ये और एक लिखा है ये, दोनों में अंतर नहीं है क्या? दोनों में पूरा अंतर, एक नुक्ता लगते दोनों में अंतर हो जाता है। इस सजा का मतलब है डेकोरेट करना, डेकोरेट करना, सजाना, गार्निश करना, देखना, सुंदरता बनाना, कहीं किसी जगह को भव्य बना देना, सजाना। और ये जो सजा, ये सजा है और ये नुक्ता लगती है, ये सजा हो जाता है। तो ये ज जो आया है ये अरबी फारसी से आया है, सजा, और सजा का मतलब होता है टू पनिश, टू पनिश, दंड देना,
है ना, ये इस संदर्भ में आता है, सजा की सेंस में, दंड देने की उसमें। उसके बाद ये देखो, अब इसी तरह पहला है ज और दूसरा है फ, ज और फ। तो ज और फ कहाँ से आए हैं? अरबी और फारसी से आए हैं, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा से आया है ओ, जो अर्धचंद्र बिंदु के साथ में जो ध्वनि आई है, देखो पूर्ण चंद्र बिंदु तो ये होता है और अर्धचंद्र बिंदु होता है ये वाला। जैसे ये जो ओ आया है, हमको लिखना होता है मॉडल, हमको मॉडल लिखना होता है, तो हम मॉडल कभी भी ऐसे नहीं लिखते, आपको पता होगा मॉडल कभी भी ऐसे नहीं लिखते, हम मॉडल को इस तरह से लिखते हैं, पक्की बात। दूसरा बात, हमको लिखना होता है बॉल, तो हम बॉल को कभी भी ऊपर ऐसे मात्रा लगा के नहीं लिखते, हम हमेशा अर्धचंद्र बिंदु के साथ उसको बताते हैं। तो ये जो ओ की ध्वनि है, मो, बो, तो जो ओ की ध्वनि है ये कहाँ से आई है हमारी? ये आई है हमारी अंग्रेजी भाषा से। तो आगत ध्वनि कौन सी है? आगत ध्वनि अरबी फारसी से ज है और फ है, और अंग्रेजी भाषा से है ओ, जिसको आप मॉडल, बॉल, डॉल इत्यादि में यूज करते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा पहला पार्ट। देखो बोलते बोलते थोड़ा सा जबान भी लड़खड़ाने लगी है। तो इतनी मेहनत मैंने आपके लिए की है, आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। अभी हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, इसको अच्छे से देखिए, नोट कीजिए इनको, और कल हम मिलते हैं स्वरों के साथ। स्वर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा अपने करंट अफेयर की क्लास के लिए। आपका दिन, रात्रि, दोपहर, सुबह सब शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।